हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 हिंदी अभ्यास सागर का पाठ 3 का अभ्यास करेंगे और समझेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो कुछ वाक्य दिए गए हैं उसमें जो काले मोटे शब्द हैं उन्हें हमें ध्यान से देखना है और पढ़ना है। पहला वाक्य है, इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। तो इसके अंदर जो काला मोटा शब्द है वो है परिस्थितियों। दूसरा वाक्य है, हमने और हमारे पड़ोसियों ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। तो सद्भाव। तीसरा है, अपन स्वभाव से अहिंसक है। तो इसमें है अहिंसक। चौथा है, अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। तो सुशोभित। उसके बाद इसमें दो वाक्य और हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। तो इस वाक्य में है आदान प्रदान। अगला वाक्य है, यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता। तो इसमें है दुर्भाग्य। तो यहाँ पर ही हमें काले मोटे जो शब्द मिले हैं वो थे हमारे परिस्थितियों, सद्भाव, हिंसक, सुशोभित, आदान प्रदान और दुर्भाग्य। तो इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे वो है उपसर्ग और प्रत्यय। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं या फिर विशेषता ला देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो पहला हमारा शब्द आया था परिस्थितियों। तो परिस्थितियाँ क्या है? हमारे दो शब्द से बनी है, एक है परि और दूसरा है स्थिति। तो जो परि है वो क्या है? परिस्थितियों शब्द का एक क्या है? शब्दांश है। जो शब्दांश होते हैं उनका क्या होता है? कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं तो उस शब्द में या तो विशेषता ला देते हैं या फिर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये दो काम होते हैं शब्दांश के। तो उपसर्ग में जो शब्दांश लगता है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है, और जब बात होती है प्रत्यय की तो प्रत्यय के अंदर कोई भी शब्दांश शब्द के पीछे लगता है। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो उपसर्ग की बात कर रहे हैं। तो परिस्थितियों जो शब्द है वो बना है परि जमा स्थितियों। तो परिस्थितियों, तो जो परि इसके अंदर जो है वो क्या है? एक शब्दांश है। वो शब्द के आगे लगकर क्या करता है? शब्द में विशेषता ला देता है या भी परिवर्तन ला देता है। दूसरा है हमारा शब्द सद्भाव। सद जमा भाव। तो शब्द क्या है? एक शब्दांश है और भाव क्या है? हमारा मूल शब्द है। ठीक है। तीसरा शब्द आता है अहिंसक। अ जमा हिंसक। तो अ क्या हो गया? शब्दांश, और हिंसक क्या है? मूल शब्द है। ऐसे ही है सुशोभित। तो शोभित भी एक वर्ड है, शब्द है, मूल शब्द है, और सु क्या है? शब्दांश है। तो सु जमा शोभित, सुशोभित। ठीक है। पांचवा शब्द आता है हमारा आदान। आ जमा दान, मीन्स जैसे दान हो गया तो दान करना, किसी को कुछ देना, जो हम दान करते हैं। आदान और प्रदान। ठीक है। तो आ जुड़ गया तो क्या बन गया? आदान, और प्र जुड़ गया तो प्रदान। तो आदान प्रदान मीन्स लेन देन। ऐसे ही है दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य के अंदर जो मूल शब्द है वो क्या है? भाग्य, और जो शब्दांश है वो दुर। तो दुर्भाग्य। भाग्य क्या है? हमारा एक शब्द होता है जो भाग्य हमारा लक है। ठीक है। अगर उसके अंदर हम जोड़ देते हैं दुर तो क्या हो गया? बुरा भाग्य। अगर हम जोड़ देते हैं सौभाग्य तो क्या हो गया? अच्छा भाग्य। तो ऐसे ही जब हमारे कोई भी क्या होता है? शब्दांश लग जाते हैं। जैसे दुर्भाग्य के अंदर हमारा क्या लग गया? दुर शब्द लग गया। तो दुर का अर्थ हो गया, क्या हो गया? बुरा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम भाग्य के साथ में, ये भाग्य हमारा क्या है? एक शब्द है। अगर इसके साथ में हम जोड़ देते हैं सो, तो सौभाग्य। सो का मीन्स क्या हो गया? अच्छा। क्या हुआ? अच्छा। तो सौभाग्य मीन्स अच्छा, गुड लक। और दुर्भाग्य अगर हम जोड़ देते हैं तो दुर्भाग्य क्या हुआ? हमारा बैड लक, बुरा भाग्य। ठीक है। तो शब्दांश से क्या होता है? हमारे शब्द में या तो विशेषता आ जाती है या फिर परिवर्तन आ जाता है, मीन्स उसका अर्थ पूरे का पूरा ही बदल जाता है। तो ये थे हमारे क्या थे? उपसर्ग थे। तो इन वाक्यों के अंदर, 6 वाक्यों के अंदर ये हमारे काले मोटे शब्द आए थे जो कि शब्दांश और मूल शब्द से जुड़कर बने हुए हैं। तो इसके अंदर से ये हमारे शब्दांश निकले थे और ये मूल शब्द थे। तो इन शब्दांश से ही जब मूल शब्द के साथ ये जुड़ जाते हैं
तो या तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या फिर विशेषता आ जाती है। तो इसमें बताया गया है कि ऊपर दिए गए सभी शब्दों के आरंभ में एक शब्दांश जोड़ा गया है। जो ये शब्दांश है जैसे परि, सद, ए, सु, आ, प्र और दुर, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है, इन शब्दांशों को ही क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। जो ये हमारे शब्दांश हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे उपसर्ग हैं। इन्हीं शब्दांशों को ही हम उपसर्ग कहते हैं। जब ये मूल शब्द के साथ जुड़ गए थे तो इनसे क्या हो गया था? शब्द में एक विशेष परिवर्तन आ गया था। फिर है हमारी ये उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता ला देते हैं उन्हीं को ही हम उपसर्ग कहते हैं, या वही शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, शब्दों का एक अंश। नीचे है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया, जो कि हमने समझा था। एक शब्द के अंदर से हमने मूल शब्द और शब्दांश को अलग किया था। जो शब्दांश थे वो क्या थे? हमारे उपसर्ग थे, और ये मूल शब्द है। जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये हमारा शब्द बना था। तीसरा प्रश्न आता है, तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित उपसर्ग और मूल शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए या लिखिए, बनाकर लिखिए। यहाँ पर कुछ हमें उपसर्ग दिए गए हैं और यहाँ पर मूल शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है। प्रति जमा कार, प्रतिकार, ठीक है। अनु जमा मान, अनुमान। अभि जमा नव, तो अभिनव बना शब्द। अव जमा गुण, अवगुण, ठीक है। गुण मीन्स अच्छा गुण भी हो सकता है, सद्गुण, ठीक है, या अवगुण मीन्स बुरा गुण। ऐसे ही वि जमा द्रोह, विद्रोह, ठीक है। अप जमा यश, अपयश। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी इसके और भी पार्ट्स हैं। उप जमा कार, उपकार। कु जमा मार्ग, कुमार्ग, ठीक है। मार्ग मीन्स एक रास्ता हो गया, जब कु कर गया तो अलग गया तो क्या हुआ? बेकार, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कुमार्ग मीन्स बेकार रास्ता। दुर जमा बल, दुर्बल। बे जमा ईमान, बेईमान। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 हो गया है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है इसके अंदर। उसमें हमें दोनों को, उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ के एक नया शब्द बनाना था, बट इसके अंदर हमें क्या करना है? उपसर्ग और मूल शब्द को शब्द से अलग अलग करना है। पहला हमारे पास शब्द है निदान, तो नी जमा दान। निर्भय, निर जमा भय। पराजय, परा जमा जय। परिजन, परि जमा जन। प्रस्थान, प्र जमा स्थान। ये है प्रश्न नंबर 4। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ हमें शब्द दे रखे हैं, उसके अंदर हमें उपसर्ग जोड़ना है और फिर उसके बाद में एक नया शब्द बनाना है। तो पहला हमारा शब्द है वो है हार। तो हार के आगे, और यहाँ पर ये एक मंजूषा दी गई है जिसमें से हमें उपसर्ग, इनकी हेल्प से हम, यहाँ पर ये हमें उपसर्ग दिए गए हैं और यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, तो इन दोनों को जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है। तो हार, तो हार के अंदर हमारा क्या जुड़ेगा? कौन सा उपसर्ग? आ, तो आहार बन गया। आ जमा हार, आहार। गम, तो सु जोड़ दिया हमने, सु जमा गम, तो सुगम, ठीक है। खिला शब्द है, उसके आगे हम जोड़ेंगे अध, अध जमा खिला, अधखिला। अगला है मोल, तो अन जोड़ दिया हमने, अन जमा मोल, अनमोल। काल, काल के अंदर कौन सा उपसर्ग जोड़ा? अ, तो अ जमा काल, अकाल। दिन में प्रति जोड़ा, प्रति जमा दिन, तो बन गया प्रतिदिन शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य है, यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। दूसरा वाक्य है, इसीलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। तीसरा वाक्य, हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं। चौथा वाक्य है, हमारे पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। तो यहाँ पर इन वाक्यों में हमें क्या ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कुछ
काले मोटे शब्द दिए गए हैं। जैसा पहले वाक्य में है सामाजिक, दूसरे में है समझदार, तीसरे वाक्य में है मूर्खता और चौथे वाक्य में है पड़ोसी। तो अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभी 4 शब्द आए हमारे काले मोटे। पहला था सामाजिक, दूसरा समझदार, तीसरा मूर्खता और चौथा शब्द था पड़ोसी। तो इन शब्दों में पहला शब्द है सामाजिक। तो सामाजिक शब्द के अंदर जो मूल शब्द है वो क्या है? समाज। उसके अंदर हमने शब्दांश जोड़ा एक, समाज जमा क्या जुड़ा? एक। तो क्या शब्द बन गया? समाज जमा एक। तो शब्द बन गया हमारा सामाजिक। तो जब समाज के अंदर हमने इक लगाया, इक कहाँ लगाया? हमारे समाज जो शब्द है, मूल शब्द था समाज, उसके अंदर जो इक हमने शब्दांश जोड़ा वो शब्द के पीछे जोड़ा। ऐसे ही समझ जमा दार, ठीक है, समझ जमा दार। तो समझ के अंदर जो शब्दांश जुड़ा दार वो लगा पीछे। ऐसे मूर्ख जमा ता, तो मूर्खता, मूर्ख के साथ हमने ता जोड़ा तो क्या शब्द बन गया? पूरा मूर्खता। मूर्ख हमारा मूल शब्द है और ता क्या है? शब्दांश है। जब मूर्ख शब्द मूल शब्द के अंदर ता शब्दांश जोड़ेंगे तो शब्द बनता है मूर्खता। ऐसी पड़ोस के अंदर हमने क्या जोड़ा? ई, पड़ोस जमा ई, तो क्या बन गया? पड़ोसी। तो पड़ोस था मूल शब्द और उसके अंदर जो हमने शब्दांश जोड़ा वो है ई। तो इन शब्दों के अंदर बच्चों देखो, हमने जो भी अपने शब्दांश जोड़े हैं वो हमने कहाँ पर जोड़े हैं? सारे के सारे मूल शब्दों के हमने पीछे लगाए हैं। कोई भी मूल शब्द के हमारे आगे नहीं आया शब्दांश, सारे के सारे शब्दांश है वो शब्द के पीछे लगे हैं। तो जो मूल शब्द के साथ में जो शब्दांश पीछे लगते हैं, तो जो पीछे लगे हैं शब्दांश, जो ऐसे शब्दांशों को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहा जाता है। तो ऊपर दिए गए शब्दों के अंत में एक शब्दांश जोड़ा गया है। शब्दांश कौन सा था? एक, दार, ता, ई, ये सारे के सारे क्या थे? हमारे शब्दांश हैं, ठीक है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है। इन शब्दांशों को ही प्रत्यय कहा जाता है। तो इनके जुड़ने से क्या आ गया? एक शब्द के अर्थ में एक परिवर्तन आ गया है, ठीक। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो प्रत्यय जुड़ने से हमारे जो शब्द के अंदर जो परिवर्तन आ जाता है वो किस प्रकार से आता है। जैसे हमारा एक मूल शब्द है समाज, जब हमने उसमें एक शब्द जोड़ा तो वो बन गया सामाजिक। तो समाज और सामाजिक, सामाजिक शब्द बना तो मूल शब्द समाज से ही है, लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन है। वो किस प्रकार परिवर्तन है? जैसे समाज, जब हम समाज का अर्थ देखते हैं तो समाज हमारा एक प्रकार से क्या हो गया? एक तरीके का समूह हो गया, जहाँ पर हम सब लोग क्या है? एक साथ मिलकर रहते हैं। मीन्स जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? कई प्रकार के, कई अलग अलग प्रकार के समुदाय होते हैं, अलग अलग धर्मों के व्यक्ति होते हैं। तो जब हम इकट्ठे रहते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। और बात करते हैं हम सामाजिक शब्द की, तो सामाजिक शब्द का क्या है? ये क्या है? सामाजिक शब्द ये क्या है कि एक व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है, सामाजिक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारा? सामाजिक जैसे व्यवहार हो गया या सामाजिक संबंध हो गया, ठीक है, या सामाजिक जिम्मेदारी हो गई। तो ये क्या है हमारा? एक तरीके का जो सामाजिक शब्द है वो क्या है? उसका अर्थ जो है वो क्या है? वो व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है। तो ये दोनों हो गया हमारा समाज और सामाजिक में अंतर, कि एक जुड़ने से समाज और सामाजिक शब्द में क्या अंतर है। तो जो अगला शब्द था हमारा मूल शब्द वो था समझ। जब समझ के अंदर हमने दार प्रत्यय जोड़ा था, मीन्स शब्दांश जो प्रत्यय है वो जोड़ा था, तो शब्द बन गया था हमारा समझदार। तो समझ और समझदार में क्या अंतर है? अब हम इसको देखते हैं कि शब्दांश दार जुड़ने से, जो दार प्रत्यय है वो समझ शब्द के साथ जुड़ने से उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन आ गया। तो इसको देखते हैं हम। जो समझ होती है वो क्या? एक समझ का अर्थ है जो वो मीन्स किसी चीज़ को समझना या फिर ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को समझना या ग्रहण करना, ठीक है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको हम बोलते हैं समझ। जब बात करते हैं समझदार की, तो समझदार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जैसे कोई भी समझ वाला व्यक्ति या समझदार व्यक्ति, तो उसको या
या समझदार बुद्धिमान व्यक्ति, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समझदार। तो इस प्रकार जो हमारा समझ है वो क्या है, एक प्रकार से वर्ब है, हमारी क्रिया है। और जो समझदार है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मीन्स किसी की विशेषता हो गई, किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता हो गई। तो जो समझदार शब्द है वो क्या है, किसी समझदार व्यक्ति किसी व्यक्ति की विशेषता को दर्शाता है या बताता है। ठीक है। और जो समझ था वो क्या थी, हमारी समझने की, किसी भी बात को समझने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो समझ शब्द है। तो इस प्रकार से समझ और समझदार दोनों शब्दों में अंतर है। जब समझ मूल शब्द के साथ दार प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द बन गया समझदार, और दोनों के इसके जो अर्थ था समझ, उससे जब समझदार शब्द बना तो उसके अर्थ में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ऐसे ही अगला शब्द है मूर्ख, जो क्या था, मूल शब्द था। जब इसके अंदर हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया था मूर्खता। तो जो मूर्ख शब्द है वो क्या है, किसी व्यक्ति को हम बुद्धिहीन बताना या अज्ञानी जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं मूर्ख शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो मूर्ख है वो क्या है, एक तरीके की संज्ञा है। और जब बात आती है मूर्खता, मूर्खता क्या है, इसी प्रकार से एक तरीके का विशेषण है जो कि एडजेक्टिव है। तो जो मूर्खता शब्द है उसका जो अर्थ है वो क्या है, मूर्खता क्या है, एक व्यवहार या सोच को दर्शाता है। मूर्खता जो शब्द है, जब हम मूर्खतापूर्ण कोई भी व्यवहार करते हैं या सोच करते हैं तो उसको किसी व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण व्यवहार या सोच को दर्शाता है मूर्खता शब्द। तो इस प्रकार जो मूर्ख है वो क्या है, किसी व्यक्ति की विशेषता है, और जो मूर्खता है वो क्या है, किसी भी कार्य या किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जो व्यवहार है तो वो उसकी विशेषता होती है मूर्खता। तो इस प्रकार मूर्ख और मूर्खता शब्द के अंदर भी अंतर है। वो अंतर हमारा ता प्रत्यय जुड़ने से परिवर्तन आ जाता है या अंतर आ जाता है अर्थ के अंदर। इसी प्रकार से अगला शब्द है पड़ोस और पड़ोसी। जब पड़ोस शब्द के अंदर ई प्रत्यय जोड़ा तो एक नया शब्द बन गया पड़ोसी। तो इन शब्दों पड़ोस और पड़ोसी शब्द के अंदर भी अंतर है। तो वो अंतर क्या होगा, जैसे पड़ोस है तो पड़ोस हम किसको बोलते हैं, जो भी हमारा आसपास या गली मोहल्ले का जो भी एरिया होता है जहाँ पर हम रहते हैं या जहाँ जो भी हमारे आसपास का स्थित एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पड़ोस। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा पड़ोस मीन्स मेरे जो घर के आसपास की जो जगह है, जो एरिया है, जो भी गली है उसको हम बोलते हैं पड़ोस। उसके बाद बारी आती है पड़ोसी की। तो पड़ोसी मीन्स किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करता है। कैसे, जैसे पड़ोसी का क्या अर्थ हुआ, जो भी हमारे घर के पास में या आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी। उदाहरण जैसे हम कई बार बोलते थे कि ये मेरा पड़ोसी है, मीन्स जो व्यक्ति हमारे घर के अगल बगल में रहते हैं उन्हीं व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं। तो इस प्रकार जब पड़ोस शब्द के अंदर ई प्रत्यय जोड़ देते तो शब्द बन जाता है पड़ोसी। तो पड़ोस और पड़ोसी शब्द के अंदर भी अंतर है, मीन्स परिवर्तन आ गया ई जोड़ने से। तो इस प्रकार बच्चों क्या होता है कि जब किसी भी मूल शब्द के अंदर प्रत्यय जुड़ जाता है तो उस जो भी नया शब्द बनता है और जो भी मूल शब्द है उन दोनों के अंदर या तो विशेषता आ जाती है या फिर परिवर्तन आ जाता है। तो प्रत्यय शब्दों के प्रत्यय जो शब्दांश है वो शब्दों के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नीचे लिखे शब्दों के साथ उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाकर लिखिए। पहला शब्द है स्वर्ग, और यहाँ पर एक हमें मंजूषा दी गई है। इसमें से हमें प्रत्यय छांटकर इन जो हमारे मूल शब्द दिए गए हैं इनके साथ प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाना है। स्वर्ग जमा ईय स्वर्गीय, ठीक है। उदार जमाता उदारता, बूढ़ा जमा आपा बुढ़ापा, मूर्ख जमाता मूर्खता, प्रारंभ जमा एक प्रारंभिक, गरीब जमा ई गरीबी, परिवार जमा एक पारिवारिक, ठीक है। स्त्री जमात्व स्त्रीत्व, बच्चा जमापन बचपन, ऐसे स्वभाव जमा एक, तो क्या बन गया नया शब्द स्वाभाविक। तो ये हमारे
प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं जो कि हमने मूल शब्द और प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाया है। अगला है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। यहाँ पर कुछ मूल शब्द दिए गए हैं, उसके अंदर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ प्रत्यय जोड़ने हैं जिससे हमारा एक नया शब्द बनेगा। अब है चिल्ला, तो चिल्ला के अंदर हमने क्या प्रत्यय जोड़ा? चिल्ला मूल शब्द के अंदर आहट, तो शब्द बन गया चिल्लाहट। ऐसी चढ़ जमा ना चढ़ना, दया जमा आलू दयालु, उड़ जमा आन उड़ान, सज जमा आवट सजावट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, नीचे लिखे प्रत्ययों में उचित शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं, इसके अंदर हमें मूल शब्द भी जोड़ना है और फिर मूल शब्द और प्रत्यय जोड़कर जो नया शब्द बना वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला प्रत्यय दे रखा है वो है इक, तो इसके अंदर हमने मूल शब्द जोड़ा धर्म, तो धर्म जमा एक धार्मिक। इसके अंदर हम समाज भी जोड़ सकते थे, समाज जमा एक सामाजिक भी हो सकता है। आऊ, टिक जमा आऊ टिकाऊ, ऐसे बिक जमा आऊ बिकाऊ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ई प्रत्यय है जिसमें दोस्त जोड़ा तो दोस्ती, ठीक है। आहट, गड़गड़ जमा आहट गड़गड़ाहट, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बोल सकते थे? चिल्ला जमा आहट चिल्लाहट भी बन सकता है। ईला, बर्फ जमा ईला बर्फीला। इन, नाग जमा इन नागिन। आई, पढ़ जमा आई पढ़ाई कार। शिल्प जमा कार शिल्पकार। तो ये प्रश्न नंबर 9 हो गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। नीचे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय तीनों को अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं कुपुत्र, तो इनके अंदर हमें देखना है कि हमारा उपसर्ग लगा हुआ है या फिर प्रत्यय लगा हुआ है। तो पहले तो हमें इसके अंदर हमें देखना है अपना कि मूल शब्द कौन सा है। देखो मूल शब्द कुपुत्र, तो कुपुत्र, पुत्र तो हमने शब्द सुना है तो पुत्र हमारा क्या होगा? मूल शब्द होगा, और कु आगे लगा हुआ है तो वो उपसर्ग हो जाएगा। कु जमा पुत्र कुपुत्र, और प्रत्यय इसमें नहीं होता है, नहीं है इस शब्द में प्रत्यय। अगला है लिखा लिखावट। देखो ली कोई क्या है? शब्द नहीं बन रहा, और खावट भी कोई शब्द नहीं बन रहा, तो इसमें हमने क्या कर दिया? लिख हमारा मूल शब्द बन जाएगा जमा आवट, तो लिख जमा आवट लिखावट। लिख और आवट क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ऐसे ही पुरुष पुरुषत्व, तो पुरुष जमा त्व तो पुरुषत्व, ठीक है। भर पेट, भर और पेट, भर हो गया उपसर्ग और पेट हो गया मूल शब्द। ऐसे ही प्रतिक्रिया, तो प्रति हो गया उपसर्ग और क्रिया हो गया मूल शब्द। अगला है कृपालु, कृपा हो गया हमारा मूल शब्द और आलू हो गया क्या? प्रत्यय। ऐसे ही अगला शब्द है नैतिक, तो नीति जमा एक नैतिक, तो नीति मूल शब्द और एक हो गया प्रत्यय। अगला शब्द है उपकार, उप जमा कार, तो उप हो गया उपसर्ग और कार हो गया मूल शब्द। ऐसे ही चमकीला, तो चमक क्या हो गया? मूल शब्द और ईला प्रत्यय, दोनों को जोड़ा शब्द बन गया चमकीला। आओ दोहराएं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग कीजिए। पहला शब्द दे रखा है बांसुरी, तो उसमें हमने ऊपर लगा दिया चंद्रबिंदु, तो शब्द बन गया बांसुरी बांसुरी। अगला शब्द है गाँव, तो चंद्रबिंदु लगाने से गाँव। महंगी कोई शब्द नहीं होता, चंद्रबिंदु लगाया महंगी। सांस नहीं सांस, चंद्रबिंदु लग गया। ऐसे दांत में चंद्रबिंदु लगा दिया तो दांत। कहा में चंद्रबिंदु लगा दिया कहाँ। चांदनी में चंद्रबिंदु लगाया चांदनी। ऐसे मुंह में चंद्रबिंदु लगाया तो मुंह। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। उचित विराम चिन्ह लगाना है। पहला वाक्य है मधुकर ने कहा मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है। तो मधुकर ने कहा के बाद क्या आएगा यहाँ पे?
जो अल्प विराम होता है, फिर हम यहाँ पे दोहरा उद्धरण लगाएंगे। मैंने अब, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। उससे पहले पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि और देवांशी अच्छी सखियाँ हैं। तो ये सारे के सारे नाम आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अल्प विराम लगाते जाएंगे। सुजाता, मानसी, अंकिता के इन तीनों के बाद में कोमा, रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं, पूर्ण विराम। आहा, हलवा खाकर मज़ा आ गया। तो आहा के बाद में विस्मयादिबोधक, हलवा खाकर मज़ा आ गया, पूर्ण विराम। माँ ने क्रोधित होकर पूछा, अल्प विराम, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर दोहरा उद्धरण, और कहाँ जा रहे हो प्रश्न कर रही हैं तो पूर्ण विराम, और यहाँ पर ये बंद हो जाएगा दोहरा उद्धरण। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पर पुल्लिंग और इनके चेंज करके स्त्रीलिंग लिखना है। पहला है आचार्य, तो आचार्य। ऐसे ही भवदीय स्त्रीलिंग दे रखा है, इसका पुल्लिंग होगा भवदीय। नायक पुल्लिंग है, नायिका स्त्रीलिंग। स्वामी, स्वामिनी स्त्रीलिंग। कवित्री दे रखा है स्त्रीलिंग में, तो इसका पुल्लिंग होगा कवि। ऐसे ही विदुषी दे रखा है स्त्रीलिंग, तो इसका पुल्लिंग होगा विद्वान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके हमें बहुवचन बनाकर लिखने हैं। पहला वाक्य है, ध्रुव बाजार से 1 किलो डैश लाया, तो संतरा। तो 1 किलो संतरा लाया नहीं, 1 किलो संतरे लाया, क्योंकि 1 किलो में एक संतरा तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे तो एक से ज़्यादा होंगे, तो इसलिए संतरे। डैश, सब लोग सभा के लिए चले गए, तो वे सब लोग सभा के लिए चले गए। सभी बच्चों ने सुंदर डैश लिखी, कविता का कविताएं। माली ने मैदान की डैश काट दी, झाड़ी से बन गया झाड़ियाँ। देखते देखते 6 बीत गए, महीना से महीने, 6 महीने बीत गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। बाहर कोई आया है, तो ये कौन सा कोई जो शब्द है वो कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें पता नहीं है कोई। ठीक है। गिलास किसने तोड़ा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें प्रश्न पूछा गया है। वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा। स्वयं मीन्स अपने लिए की बात हो रही है, तो निजवाचक। अरे आप कब आए? ठीक है, तो ये कौन सा है? पुरुषवाचक, जो मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक पर सर्वनाम। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, तो इसमें क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, आओ लिखें। तो इसमें आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है, आप देखते हैं कि वह अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है। अपने मित्र के साथ हुई बातचीत की कल्पना कीजिए और उसे संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमें अपने और अपने मित्र के साथ संवाद लिखना है कि जो हमारा मित्र है वो क्या, हमारा पड़ोसी भी है, तो वो अपना कूड़ा हमारे घर के यहाँ पर फेंक देता है। तो हमारे और हमारे दोस्त के बीच में जो भी बातचीत हुई है उसे संवाद के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अरे क्या तुम अपने घर का कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो? मित्र, हाँ। मैं, लेकिन मेरे घर के किनारे पर ही क्यों? राहुल कौन है? जो मित्र है। क्योंकि कुछ दिन पहले तुमने भी यही किया था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। राहुल, मेरे घर के किनारे कूड़ा फेंका था। यह सब झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया। राहुल, देखो मोहन जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या मोहन जी ने क्या बता दिया है? राहुल, यही कि तुम मेरे घर के किनारे कूड़ा फेंक रहे थे। यह सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल, मोहन जी ने फिर मुझसे ऐसा क्यों कहा? उन्होंने मुझसे भी तुम्हारे बारे में यही कहा था। राहुल, मोहन जी हम दोनों में फूट डालना चाहते हैं। अब तुम ठीक समझे। राहुल, मुझे माफ़ करना मित्र। तो ये क्या हो गया हमारा संवाद।
और यहाँ पर हमारे ये पार्ट अभ्यास सागर का पार्ट 3 का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। आशा है आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आपके मन में या कोई भी प्रश्न या डाउट है तो आप इसे कमेंट करें और जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।